एक छोटा सा गांव था जिसमें मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। वह एक गरीब किसान था, लेकिन वह गरीब के साथ साथ बहुत चालाक और चतुर भी था। उसे इस बात का कोई भी घमंड नहीं था कि वह कितना चतुर और चालाक है। वह अपने खेत में काम करके अपना गुजर बसर करता था। वह सूरज के निकलने के पहले ही वह खेत की ओर निकल देता और खेत में काम करता था। ओ जी, सुनते हैं, मुझे ना आज बेसन का लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है। आप ना बाजार जाकर बेसन बनाने का सामान लेकर आइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी जाकर बेसन बनाने के लिए सामान लेकर आता हूँ। तुम ना लकड़ी का बेवस्था करो, मैं लेकर आता हूँ। मैंने शांति से कह तो दिया कि सामान लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो देखते हैं, मुझ जैसे को तो कोई उधार भी नहीं देगा। फिर वह गांव में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग सेठ जी के घर के बाहर खड़े थे। उसने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या आप मुझे भी बता सकते हैं? भाई, यहाँ पर कल एक भंडारे का आयोजन किया गया है। कल बहुत ज्यादा मिठाई और भोजन का आयोजन किया गया है। कल जरूर आना। मेरी पत्नी का मन तो आज कर रहा है। पहली बार मेरी पत्नी का बेसन का लड्डू खाने का मन किया है। तभी उसके मन में एक सुझाव आता है। फिर वह बाजार जाता है। भाई, मुझे सेठ जी ने भेजा है, मुझे आपके दुकान से सैंपल के लिए घी, बेसन और चीनी दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ। और सेठ जी से कहना कि सामान मेरे पास से ही ले। मैंने लड्डू बनाने का सामान ले आया, तुम जल्दी से लड्डू बना दो। फिर अगले दिन जैसे ही वह खेत में जाता है तो देखता है कि रात को आंधी और तूफान आने से सारा फसल खराब हो गया है। अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब पूरे एक साल में हम क्या खाएंगे? ना तो घर में चावल बचा है, ना तो गेहूं। अब क्या होगा? आज ही सुनती हो, हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। फिर अगले दिन उसके घर के बगल वाले एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। बेटा, हम सबका फसल तो खराब हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास तो कोई और साधन भी नहीं है। हम जैसे गरीबों के साथ ही भगवान क्यों बुरा करते हैं? बेटा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम लोगों को उस लालची सेठ से ही उधार लेना पड़ेगा। हाँ बाबा, अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। कल हम लोग सेठ जी के पास जाएंगे। फिर वह लोग सुबह ही सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई है। मुझे अब कुछ पैसे उधार दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों को पता है ना कि मेरे ब्याज के पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। हाँ सेठ जी, मुझे आप पैसे दे दीजिए। मुनीम जी, इनको पैसे दे दो और इनके अंगूठे के निशान ले लो। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं साइन करूंगा। फिर वह बहुत ही चालाकी से अपने नाम के जगह पर दूसरे का नाम लिख दिया और पैसे लेकर चला गया। और अगले दिन वह बाजार से बीज ले आता है और अपने खेत में बो देता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और फसल काटने का वक्त आ जाता है और फसल कटने लगता है। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और फसल को काट कर बाजार में बेच देते हैं। और फिर मोहन भी अपने फसल को काट कर बाजार में बेच देते हैं। और इस बार इतना ज्यादा फसल हो गया था कि वह सेठ का कर्ज दे सके। फिर अगले दिन, मेरे पास तो सेठ को देने जितना पैसा तो हो गया है। अब मैं सेठ को पैसे दे आता हूँ। हाँ जी, आप सेठ के पैसे दे आओ, नहीं तो ब्याज और भी बढ़ जाएगा। फिर वह सेठ को पैसे देने के लिए निकल जाता है। सेठ जी, मैं अपना कर्ज का पैसा लाया हूँ, 20,000 लेकर आया हूँ। 20,000 ही क्यों? मेरे ब्याज पर अब डबल ब्याज लगता है। चाहते तो तुम अपने कागज पर देख लो। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो सरासर नेमानी है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा सेठ जी? आप ऐसा मत कीजिए। नहीं, तुम पूरा पैसा लेकर आओ। तब मोहन कागज दिखाते हुए कहता है कि ये देखिए सेठ जी, इस पर मेरा नाम कहाँ लिखा है? इस पर तो दूसरे का नाम लिखा है। आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते। देखो मोहन, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझसे चालाकी नहीं, मुझसे पंगा लोगे तो बचोगे नहीं। सेठ जी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं पुलिस को बुला दूंगा तो तुम्हें जो भी पैसे मिल रही हैं वो भी नहीं मिलेगा। सही ही कह रहा है। पुलिस आ जाएगा तो ये पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, जो मिल रहा है उसे रख लेता हूँ। अच्छा मोहन, तुम मुझे यही पैसे दे दो। देखा बच्चों, चालाकी का फायदा, इसलिए हमें किसी से डरना नहीं चाहिए।